मित्रों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही मस्त हो गए। एंड आज कवर करेंगे हम अपना सेमेस्टर 1 दर्शन शास्त्र। ठीक है, सेमेस्टर 1 दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, क्या, कैसे, किस तरह से। ठीक है, मैं बता दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो दर्शन शास्त्र यानी तर्क संगत बातें, तार्किक कल्पना करना एंड कुछ मानसिक स्थिति से, जैसे कुछ मन से बोलना, फिर कुछ अंदाज़ा लगाना, कुछ कल्पना करना, ये सब इसमें शामिल होता है। ठीक है, एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे दर्शन शास्त्र देखने की दृष्टि, देखने का शास्त्र, बुक के बारे में, टॉपिक के बारे में, क्वेश्चन एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कैसे बना था, कहाँ से शुरुआत हुआ, एंड इसके अंतर्गत कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या पढ़ना है, एंड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से आंसर देना है। एंड ये वीडियो बहुत ही मास्टर वीडियो होने वाली है। एंड इसमें मैं बहुत ही अच्छे से डीपली एनालिसिस करवाऊँगा, समझाऊँगा, सिखाऊँगा एंड बताऊँगा। ठीक है, एंड आप इस वीडियो को देखने के बाद कम्प्लीटली फिलोसफी के बारे में जान जाओगे। एंड सेमेस्टर 1 ही नहीं बल्कि जितने भी सेमेस्टर में आपके फिलोसफी होंगे वहाँ कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे, जिससे कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, फिलोसफी के बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, जिससे कि आपको कभी भी किसी तरह की समस्याएं, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं स्टार्ट करूं तो दर्शन शास्त्र का परिचय पहले से मैं बताता हूं। ठीक है, दर्शन शास्त्र का अर्थ है दर्शन ज्ञान की वह शाखा है जो कि अस्तित्व, ज्ञान, मूल्य, विवेक, मन और भाषा जैसे विषयों के मौलिक स्वरूप का अध्ययन करती है। यह केवल तथ्य को जानना नहीं बल्कि उनके पीछे के क्यों और कैसे को समझाने का एक व्यवस्थित प्रयास है। ठीक है, मतलब क्या, कैसे, किस तरह से, मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। दर्शन शास्त्र का अर्थ है कि ज्ञान की वह शाखा, ज्ञान मतलब जो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अस्तित्व मतलब किसी चीज़ का अस्तित्व एंड ज्ञान, कुछ सीखना, समझना, जानना एंड मूल्य, किसका कितना महत्व और किसका कितना मूल्य है, विवेक मतलब मन की मानसिक स्थिति एंड मन यानी दिल एंड हमारा जो मन कहता है, एंड भाषा यानी बोलना जैसे विषयों के मौलिक यानी मौलिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। फिलोसफी के अंदर ये सब का टॉपिक का हम अध्ययन करते हैं बहुत ही अच्छे से। एंड दर्शन शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें कि कैसे बोलना है, किसे किस चीज़ को किस तरह से देखना है, कैसे किस चीज़ को किस तरह से समझना है, मन क्या है, भाषा क्या है, किसको किस तरह से बोलना है, क्या कहाँ पे किस तरह से क्या प्रेजेंट करना है। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत यही है। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मैं बताऊँ तो साइंस भी आता है, आर्ट्स भी आता है एंड कम्युनिकेशन भी आता है, मतलब बहुत ही कुछ, पर्सनालिटी भी आती है, मतलब बहुत सारे टॉपिक फिलोसफी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये जो है अस्तित्व, ज्ञान, मूल्य, विवेक, मन, भाषा से ही जुड़ा होता है। तो साइंस को किस तरह से हम देखते हैं दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है। एंड आर्ट आर्ट्स सॉरी इतिहास, इस इतिहास को किस तरह से हम अपने विवेक में, मन में, दिल में रखते हैं। एंड जब किसी बात की बारी आती है बोलना, तो उसको हम किस तरह से बोलते हैं। एंड इतिहास में जब किसी टॉपिक को लेकर के, जैसे कि हम स्टोन एज के बारे में जब पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो मन में सोचते हैं क्या एंड इमेज क्या आता है, वो सभी कुछ क्या आते हैं, फिलोसफी के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, यह केवल तथ्यों को जानना नहीं बल्कि उनके पीछे के क्या और कैसे को समझना है, मतलब सिर्फ जानना ही नहीं कि क्या हुआ था उस टाइम, कैसे हुआ था, हमारा इतिहास कैसे ख़त्म हुआ एंड किसी तरह की घटना कैसे हुआ एंड क्यों हुआ, उसको भी जानना क्या होता है, फिलोसफी के अंतर्गत आता है। ठीक है, एंड कोई चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ ख़त्म हुई थी एंड वो कैसे हुआ था एंड क्यों हुआ था, ये सब भी फिलोसफी के अंतर्गत आता है। समझ में आ रही है बात को?
तो फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र एक ऐसा ज्ञान का शाखा है जिसमें कि हम सब कुछ का अध्ययन करते हैं, मतलब हम देखते हैं कैसे हैं, कल्पना कैसे करते हैं, सब कुछ, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने समझ लिया कि फ़िलोसफी है क्या, ठीक है। फ़िलोसफी है क्या, हमने 2 पॉइंट में समझा फ़िलोसफी के बारे में। ज्ञान की वह शाखा जिसमें ये सब पढ़ते हैं, एंड इसमें रीज़न क्या होता है, क्यों और कैसे का रीज़न मिलता है। एंड अब हम समझेंगे ये फ़िलोसफी का जो है ना शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, एंड किस किस तरह से हुआ, एंड इसका मतलब क्या होता है, ये है, ठीक है। फिलोसफी का उत्पत्ति, अंग्रेजी शब्द फिलोसफी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये फिलोस का अर्थ क्या होता है, प्रेम या अनुराग, ठीक है। एंड ये दूसरा वर्ड है सोफिया, ठीक है। सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान या बिंदु, यानी दोनों को अगर मिलाएं तो ज्ञान से प्रेम, ठीक है, यानी लव ऑफ विजडम, मतलब दर्शन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम, यानी ज्ञान से प्रेम करना, यानी लव ऑफ विजडम मतलब ज्ञान किससे, ज्ञान से प्रेम करना। समझ में आ रहा है बात को, यानी फिर से समझते हैं यह क्या है। फिलोसफी एक ग्रीक भाषा है जिसका दो भागों को मिलाकर बनाया गया है। पहला भाग का मतलब होता है प्रेम या अनुराग, दूसरा भाग का अर्थ है ज्ञान या बुद्धि, एंड दोनों जब वर्ड को मिलाएं तो ज्ञान से प्रेम करना, यानी लव ऑफ विजडम। समझ में आ गया। यानी हमने क्या क्या पढ़ा अभी, फिलोसफी का मतलब यानी दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या होता है एंड इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। फिलोसफी के अंतर्गत कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कहाँ क्या कैसे किस तरह से, एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ये जो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, एंड यह शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, एंड इसका मतलब क्या होता है। एंड फिलोसफी का मतलब है प्रेम एंड ज्ञान को मिलाकर के बनाया ज्ञान से प्रेम। समझ में आ गया। एंड दर्शन की प्रकृति को समझते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं फिलोसफी क्या है, कैसे है, दर्शन शास्त्र का परिचय। हमने आपको दर्शन शास्त्र का पूरा तो अच्छे से परिचय करना है, जिसमें कि हमने पहले कवर किया दर्शन का परिचय, जिसमें अर्थ एंड उत्पत्ति है। दर्शन शास्त्र का परिचय में 2 पार्ट आता है, दर्शन शास्त्र का अर्थ एंड शब्द की उत्पत्ति, ठीक है। अच्छे से हमने देख लिया, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। एंड दर्शन शास्त्र की प्रकृति को आज समझेंगे, ठीक है। एंड अभी इस टॉपिक में तो स्टार्ट करते हैं। यह एक आलोचनात्मक और विशेषणात्मक विषय है। क्या दर्शन शास्त्र की प्रकृति, यह एक आलोचनात्मक एंड विश्लेषणात्मक विषय है। यह दुनिया को देखने, क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमारा फर्स्ट है कि यह आलोचनात्मक मतलब बात करना, ठीक है। एंड कोई उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। विश्लेषणात्मक मतलब किसी चीज़ पे एकदम डीपली एकदम डीप से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, बता रहे हैं, एंड किसी चीज़ों पर चर्चा हो रही है। आलोचनात्मक मतलब किसी चीज़ का आलोचना करना, कोई एक चीज़ किसी टॉपिक पे बता रहा है लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, ठीक है। कोई सही बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई सम्मान कर रहा है, कोई साथ दे रहा है, इस तरह से। समझ में आ रही है, ठीक है। आलोचना होता है। विश्लेषणात्मक मतलब पूरा डीपली ध्यान से अच्छे से एकदम पूरा अंदर समा कर करके उसके बारे में अध्ययन करना, समझना, सीखना, ठीक है। यह दुनिया को देखने और समझने का एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्या, कौन सब्जेक्ट, दर्शन शास्त्र क्या करता है, हमें किसी दुनिया को देखने समझने का एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो किस तरह से हम किसी टॉपिक को देखते हैं, कैसे समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, एंड मतलब किस तरह से फिजिक्स को देखते हैं, किस तरह से केमिस्ट्री को देखते हैं, किस तरह से हम अपने समाज को देखते हैं, किस तरह से हम अपने पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं, मतलब बहुत ही कुछ हमें देखने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। किस चीज़ को हम किस तरह देखते हैं, अगर कहीं पे कोई किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पे किस तरह से हम किसको देखते हैं, ठीक है। ये इसमें प्रश्नों का महत्व उत्तर से अधिक होता है।
मतलब इसमें जो भी पूछा गया प्रश्न है उत्तर से क्या होता है, अधिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मतलब इसमें पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन होता है प्रेम क्या है, ज्ञान क्या है, सम्मान क्या है, एंड क्रोध क्या है, ये सब क्वेश्चन आता है। मतलब एक एक वर्ड का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। एंड उसका जो है ना उत्तर, कोई अगर नहीं जानता है तो वो 50 वर्ड में देगा, अगर कोई थोड़ा सा जानता है तो वो 100 वर्ड में देगा। एंड कोई अगर बहुत ही ज़्यादा डीपली जानता है तो अगर प्रेम को ही डिफाइन अगर करने वो चले तो वो कम से कम 2 से 3 बुक लिख देगा, ठीक है, सिर्फ प्रेम टॉपिक पर। इसी तरह से जो जिसके बारे में जो जिस तरह से जितना जानता है वो उतना लिखता है। यानी बोलने का मतलब है कि इस जैसे कि शब्द है प्रेम, इसका क्या था, उत्तर से ज़्यादा इसमें जो है ना क्वेश्चन का महत्व होता है, ठीक है। एंड क्रोध क्या है, ठीक है, बानी क्या है, भाषा क्या है, बहुत सारा ऐसा ऐसा वर्ड है, बहुत सारा ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जिसको मतलब कितना ही भी उसके बारे में बोल दिया जाए तो वो क्या होता है, आंसर बहुत ही कम ही लगता है। इसलिए कहा गया है कि इसमें प्रश्न से ज़्यादा, सॉरी, उत्तर से ज़्यादा महत्व प्रश्न का होता है, ठीक है। एंड ये हमारा परिभाषा क्या है, दर्शन शास्त्र अस्तित्व, ज्ञान और आराचना, सॉरी, अर्चना से सिद्धांतों का एक तार्किक और आलोचनात्मक अध्ययन है। यह विचार और विश्वासों को स्पष्ट करने, उनका मूल्यांकन करने और उन्हें व्यवस्थित करने का प्रयास है। मतलब दर्शन शास्त्र अस्तित्व, ज्ञान और आरा अर्चना के सिद्धांत का एक तार्किक एंड आलोचनात्मक अध्ययन है। मतलब हर एक चीज़ का दर्शन शास्त्र अस्तित्व, ज्ञान, रचना का एक सिद्धांतक एंड तार्किक आलोचनात्मक अध्ययन है, ठीक है। अध्ययन इसके विचार विशेषों को स्पष्ट करने, उसका मूल्यांकन करने एंड उसके उन्हें व्यवस्थित करने का प्रयास है, ठीक है, समझ में आ गया। एंड यहाँ पे है दर्शन शास्त्र और तर्क का संबंध, ठीक है। तर्क क्या है, लॉजिक दर्शन शास्त्र का अनिवार्य उपकरण है। क्या है, दर्शन शास्त्र क्या है, अनिवार्य उपकरण है। दार्शनिक सिद्धांत और विचारों को स्थापित करने, परखने और उनकी वैधता जांचने के लिए तर्क का प्रयोग किया जाता है। मतलब दार्शनिक सिद्धांत एंड विचारों को स्थापित करने, परखने एंड उनकी वैधता जांचने की तर्क का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई अगर किसी चीज़ पे बोला जाता है, उस पर कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मतलब कि अगर ये एग्जांपल है कि कल बारिश होगी, ठीक है, कोई बोलेगा कि हाँ होगी, कोई बोलेगा नहीं होगी, कोई बोलेगा कितना % चांस है, कोई बोलेगा 60%, कोई बोलेगा कि बादल आज है कड़ा, तो सॉरी बारिश का टाइम है लेकिन क्या है आज धूप है, एंड बहुत दिन से पानी नहीं हुई तो कल बारिश हो सकती है। तो इस तरह अंदाज़ा लगाता है। कोई बोलता है कि नहीं आज ठंडी का मौसम है लेकिन बारिश कैसे होगा। मतलब इस तरह से कहें तो कोई कुछ बोल सकता है, लेकिन वही अगर हम मौसम विभाग से देख कर के जाने पता करें तो वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट बोल सकते हैं कि हाँ बारिश होने का 10 से 15 रीज़न है। फर्स्ट क्या मौसम है, उस तरह से बादल आया हुआ है एंड बिजली कड़क रही है, तो बोल सकता है कि मतलब बारिश के बूंद हमारे वायुमंडल में हैं, आज न कल बारिश होगी। तो वो लोग पता कर लेते हैं कि हाँ बारिश होने की संभावना है, ठीक है। तो इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतना इतना % बारिश होने का सामना है। तो ये क्या है, तर्क दिया, कोई तर्क दिया है, कोई अपोजिट तर्क, कोई पॉजिटिव तर्क, कोई नेगेटिव, कोई इस तरह से तर्क दिया, ठीक है। लेकिन क्या सही होता है या नहीं होता है वो डिपेंड बिल्कुल भी तर्क पे नहीं करता, सत्य भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो दर्शन शास्त्र एक तर्क का संबंध है, तर्क से संबंधित है। किस तरह संबंधित है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो मतलब कि सब कल्पना करते हैं, सब बोलता है, तर्क देता है। तर्क सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, तर्क दर्शन शास्त्र का अनिवार्य उपकरण है, ठीक है। एंड दर्शन शास्त्र का तर्क क्या है, अनिवार्य उपकरण है, अनिवार्य है। तो दर्शन शास्त्र में तर्क बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, समझ में आ रही है। एंड हम जैसे स्टूडेंट क्या है
कि फिजिक्स को जितना पढ़ें उतना ही जानते हैं, उतना ही समझते हैं। वहीं अगर कोई जो कि बहुत ही पुराने दार्शनिक हैं, बहुत ही पुराने साइंटिस्ट हैं, वो अलग अलग नज़रिए से फिजिक्स को देखते हैं। कोई बोलता है फिजिक्स ही दुनिया है, कोई बोलता है फिजिक्स ही पूरा ब्रह्मांड है, कोई बोलता है नहीं फिजिक्स लिमिटेड है, साइंस पूरा विज्ञान है, हमारे पूरा अर्थ में बायोलॉजी का ही महत्व है। कोई बोलता है कि नहीं फिजिक्स ही बायोलॉजी से ऊपर है। मतलब जो भी जितना जिस चीज़ के बारे में जितना जानते हैं वो उतना उस चीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है। यानी जो बोल रहा है फिजिक्स ही दुनिया है तो वो भी गलत नहीं है, एंड जो बोल रहा है साइंस ही दुनिया है उसके अंदर फिजिक्स आते हैं तो वो भी गलत नहीं है। हमें दोनों को बात को लेकर के चलना होगा, यानी दोनों तर्क दे रहे हैं। तो क्या है, फिलोसफी के अंतर्गत तर्क देना एंड तर्क को मानना, तर्क को समझना बहुत ही अनिवार्य है। फिलोसफी उसी पर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब ये बोलने का मतलब सही है कि तर्क दर्शन शास्त्र का अनिवार्य उपकरण है। समझ में आ गया। एंड दूसरा लाइन क्या है कि दर्शन शास्त्र और विचार को स्थापित करने, परखने और उनकी वैधता जांचने के तर्क का प्रयोग किया जाता है ना। मैं बोला कि कोई कुछ बोलता है, ठीक है, लेकिन 100% जब प्रयोग कर करके, जब हर एक चीज़ पढ़ करके अच्छे से डीपली रिसर्च किया जाता है तो उसके बारे में एक निश्चित एंड सही रिजल्ट निकलता है। तो यानी सब कोई बोल रहा है कि ए, कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है सी, लेकिन सबको जब अच्छे से देखा एंड रिसर्च किया जाता है तो सब जाकर के निकलता है क्या, डी। यानी ये भी सही है, ये भी सही है एंड ये भी सही है, यानी तीनों सही है। एंड कुछ इसमें त्रुटि है, कुछ इसमें मतलब इसका जो है आधा बात सही है, इसका आधा बात सही है, एंड इसका कुछ बात गलत है। यानी हर एक जो है ना जो बोले हुए हैं सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही है एंड कहीं ना थोड़ा बहुत गलत है। एंड ऑप्शन नहीं ए होगा, नहीं बी होगा, नहीं सी होगा, एंड ऑप्शन डी होगा, जिसमें कि तीनों से कुछ बातें सही एंड कुछ बातें गलत ली गई है। समझ में आ गया। मैं मतलब इस तरह से ए बी करके मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि क्या फिलोसफी है एंड क्या तर्क है, ठीक है। तो जांचने में एंड परखने में क्या सही है क्या गलत है वो इसलिए तर्क दी जाती है। समझ में आ गया। एंड ये हमारा है बिना तर्क के दर्शन केवल कल्पना, यह व्यक्तित्व मत बनकर रह जाएगा। मतलब कि तर्क देना, तर्क तर्क देना, कल्पना करना एंड व्यक्तित्व मत, अगर कोई सिर्फ सोचेगा ही, कुछ बोलेगा नहीं, एंड कल्पना सिर्फ सिर्फ कोई कल्पना ही करेगा, सिर्फ थिंकिंग ही करेगा एंड सिर्फ बात ही करेगा, तो मतलब तर्क दर्शन केवल ये, मतलब अगर इसमें तर्क नहीं हुआ, मतलब किसी को बोलना नहीं हुआ, किसी के बारे में सोचना नहीं, अगर प्रयोग नहीं किया गया कि कहाँ तक क्या सही है, जो वो बोल रहे हैं कि बारिश होगा नहीं होगा, सिर्फ हमने सिर्फ सोच करके रख लिया कि हाँ बारिश होगा या नहीं होगा, हमने किसी से बात नहीं किया, तो ये सिर्फ बोलने का मतलब है कि सिर्फ ये कल्पना एंड व्यक्तिगत मत के तहत ही रह जाएगी। तर्क दर्शन का केवल सिर्फ ये दोनों ही मतलब रह जाएगा, उसका सही प्रमाण नहीं होगा। तो ये है जहाँ तक मुझे लगता है कि तीनों पॉइंट जो हमने कि अच्छे से समझाने का प्रयास किया हुआ है, और हमें लगता है कि तीनों पॉइंट समझ में भी आ गया होगा। एंड मैंने जो यहाँ पे जो फिजिक्स का जो पॉइंट लिया हुआ है, मतलब कि छोटे छोटे शब्दों में एंड छोटे छोटे व्याख्या में मैंने सिर्फ पॉइंट को लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा सकूँ, ठीक है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है अगर किसी बहुत ही अच्छे एजुकेटर को ये प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो लगता है कि 4 से 5 घंटा भी अगर किसी एक टॉपिक पे लें तो बताते 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 4 से 5 घंटा भी ख़त्म हो जाएगा, पर टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। एंड किस टॉपिक को कितना एक्सप्लेन करना है, अगर फुल्ली छूट दी जाए तो भाई 10 घंटा भी कम पड़ जाए, ठीक है। पर मैं नहीं इस तरह करूँगा, मैं आपको अच्छे से बस इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा कि आप जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे उसका सिर्फ आंसर आप रेडी कर पाओ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ मेन पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब देखते हैं क्या तर्क क्या है। तर्क की परिभाषा, तर्क सही और गलत विवेचना के बीच का अंतर करने का व्यवस्थित अध्ययन है। मतलब मैंने बताया था कि कोई अगर बोल रहा है कि कल बारिश होगी, कल मतलब बिजली कड़केगा, ये सब ये सही भी है एंड गलत भी है। तर्क सही और गलत विवेचना के बीच का अंतर करने का व्यवस्था अध्ययन है। मतलब तर्क ऐसा चीज़ है कि जो सही एंड गलत के बीच में
व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है। एंड कोई सही बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है। तर्क का मतलब है बीच का अध्ययन, मतलब कितना परसेंट सही है और कितना परसेंट गलत है। जैसे कि कल बारिश होगा तो हो सकता है कि कल बारिश हो जाए, तो वो कितना परसेंट है, 100%। लेकिन कल तो नहीं हुआ है, आज ही है। एंड आज अगर कोई बोल रहा है कि बारिश हो सकता है, बारिश हो सकता है यानी बिजली है और बादल है, तो हो सकता है कि 40% ये बात सत्य हो या फिर 60% ये बात सत्य हो। ठीक है। एंड बारिश नहीं होगा, ये भी कितना है सही, 60%। मतलब अगर बारिश होने का चांस अगर 60% है, तो नहीं होने का कितना परसेंट है, 40% है। यानी ये क्या है, सही कितना है और गलत कितना है मुझे तो नहीं पता। अगर कल बारिश हो गया तो 60% वाला क्या हो गया, सॉरी, अगर कल बारिश हो गया एंड बारिश होने का चांस 40% था तो वो सही हो गया। एंड गलत कितना हो गया, 60% गलत हो गया। तो इस तरह से तर्क क्या है, तर्क दोनों के बीच का कुछ मिश्रण है। ठीक है। एंड इसी दोनों के बीच में अध्ययन करना ही तर्क कहलाता है। समझ में आ गया। तो तर्क क्या है, जहां तक हमें लगता है कि ये लाइन क्या हो गया था कंप्लीट। ठीक है। एंड यह सिद्धांत का अध्ययन है, सॉरी, यह सिद्धांतों का अध्ययन है जो एक नियंत्रित करते हैं कि केवल निष्कर्ष अपने आधार वाक्य से कितना मजबूत से समर्थित है। मतलब कि यह उन सिद्धांतों का अध्ययन है, सॉरी, यह उन सिद्धांतों का अध्ययन है जो यह नियंत्रित करता है कि कोई निष्कर्ष अपने आधार वाक्य से कितनी मजबूती से समर्थित है। ठीक है। दर्शन में तर्क का महत्व 3 है। फर्स्ट हमारा स्पष्टता, सुसंगति, वैधता। ठीक है। क्या है, दर्शन शास्त्र में तर्क का महत्व स्पष्टता, सुसंगतता एंड वैधता। ठीक है। तर्क शास्त्र में तर्क का महत्व विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में मदद करता है। तर्क में आंतरिक विरोधाभासों को पहचानने में मदद करता है। एंड वैधता यह सुनिश्चित करता है कि निष्कर्ष तार्किक रूप से आधार वाक्यों को अनुसरण करते हैं। आई नो आप लोग नहीं समझे होंगे, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। दर्शन शास्त्र में तर्क का महत्व 3 बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट अस्पष्टता, सुसंगतता एंड वैधता। स्पष्टता का मतलब है विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में मदद करता है। एंड तर्क शास्त्र के अंतर्गत 3 टॉपिक है, जिसमें कि एक अस्पष्टता है। एंड किसी के सामने कुछ भी बोलने से पहले, एंड अस्पष्टता क्या करती है, तर्क शास्त्र का 3 पॉइंट है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है। एंड किसी को सामने अगर बोलना है तो अस्पष्टता क्या करता है, स्पष्टता क्या करता है, किसी चीज़ को बहुत ही स्पष्ट रूप से किसी के सामने एक्सप्लेन करता है, जिससे कि वो बहुत ही अच्छे से समझ सकता है। एंड बोलने वाला एक चीज़ को अच्छे से प्रस्तुत कर पाता है एंड समझने वाला उस चीज़ को अच्छे से समझ सकता है। तो स्पष्टता यही करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुसंगतता। सुसंगतता क्या करती है, तर्कों में आंतरिक विरोधाभासों को पहचानने में मदद करता है। यानी सुसंगतता मतलब जो भी उसमें डिफ़िकल्टीज है उसको क्या करता है, ख़त्म। एंड जो भी विरोधाभास को है पहचानने में मदद करता है, जो भी गलती है उसको पहचानने में मदद करता है। ठीक है। एंड वैधता क्या है, यह सुनिश्चित करता है कि निष्कर्ष तार्किक रूप से आधार वाक्यों का अनुसरण करते हैं। मतलब निष्कर्ष तर्क मतलब जो भी गलत सही है उनके बीच में जो हमारा निष्कर्ष निकला उसके आधार वाक्य का अनुसरण करता है। वैधता यानी जो भी सही है उस चीज़ को बताता है। ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि तर्क क्या है इसे भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा है तर्क और चिंतन में अंतर। तर्क तर्क मतलब किसी चीज़ों पर
टिप्पणी देना। एंड चिंतन क्या है कि हम सोच रहे हैं ये सही होगा या गलत होगा, मन में ही उस चीज़ की कल्पना कर रहे हैं। एंड जैसे बोलता है कि प्लॉ पका रहे हैं, मन में ही प्लॉ पका रहे हैं, मतलब ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, ये हुआ चिंतन, किसी टॉपिक पर चिंतन करना। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखते हैं। क्या चिंतन का इंग्लिश अर्थ होता है थिंकिंग। यह व्यापक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कल्पना, याद करना, महसूस करना एंड आदि शामिल है। मैंने बताया आपको चिंतन करने का मतलब है किसी टॉपिक के बारे में सोचना, एंड थिंकिंग करना, एंड कल्पना करना कि हाँ ये करना है, एंड ये लगाना है, ये यूज़ करना है। जैसे कोई बिजनेसमैन सोचता है कि ये हमें कल दिन बिजनेस करना है, इसमें इतना कस्टमर लाना है, इसमें इतना हमें एम्प्लॉय रखना है, तो ये सब हो गया। जैसे कि हम हैं, अगर कोई यूट्यूबर बनता है या फिर कोई, जैसे कि हम किसी को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि थंबनेल क्या होगा, एडिटिंग कैसे होगा, एंड कल का नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, उस तरह से। तो इस तरह थिंकिंग करना क्या होता है, चिंतन। एंड तर्क क्या हुआ, चिंतन का वह विशिष्ट रूप जहाँ हम निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्यों एंड कारकों का मूल्यांकन करते हैं। एंड तर्क का मतलब है कि हमने अगर ये YouTube वीडियो बना लिया है तो मुझे अपलोड करने के लिए एक थंबनेल लगाना ज़रूरी है। ये क्या हुआ कि हमारा निष्कर्ष निकल गया, यानी हमारा तर्क निकल गया कि हाँ ये ज़रूरी है तो ये हमें करना ही होगा। यानी थिंकिंग करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है जिसे करना ही पड़ेगा, यानी जिसे करने से हमें लाभ मिलता है, वो क्या, तर्क। यानी सब कुछ जो हमारे सबूत है, हमारे पास सबूत हैं, उस चीज़ से जो मतलब ये करना सही होगा, ये करना गलत होगा, एंड इसके बाद जो सही रिजल्ट है उसको आगे बढ़ा करके करना क्या होता है, तर्क होता है। समझ में आ गया। एंड हर तर्क चिंतन है, लेकिन हर चिंतन तर्क नहीं है। एंड क्या, जैसे कि हमने कल सोचा कि हाँ मुझे फिलोसफी पे वीडियो बनाना है, फिर मुझे पॉलिटिकल साइंस पे वीडियो बनाना है, एंड मुझे इकोनॉमिक्स पे वीडियो बनाना है, फिर मैं, ये सब क्या है, थिंकिंग है। थिंकिंग मतलब ये सब थिंकिंग है, लेकिन तर्क, सारा थिंकिंग तर्क नहीं है। कैसे सारा थिंकिंग तर्क नहीं है, जैसे कि हमने थिंकिंग तो कर लिया कि हाँ मुझे सब पर वीडियो बनाना है, फिर मैं सोचूंगा कि नहीं, मैं पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ा दूंगा, फिलोसफी तो पढ़ा दूंगा, हिंदी तो पढ़ा दूंगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या है कि बहुत कुछ मैथमेटिक्स से वर्ड आते हैं, तो मैं यहाँ पे, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं इस छोटे से फ़ोन के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो क्या है कि इकोनॉमिक्स में नहीं बता सकता। तो इकोनॉमिक्स के लिए एक अच्छा टूल्स, एक अच्छा मतलब माध्यम होना चाहिए, एंड अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कुछ होना चाहिए कि जो मैं इस स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, एंड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो वो मेरे पास एक इक्विपमेंट नहीं है, तो वो मैं नहीं कर सकता। तो मैं फ़िलोसफी पे वीडियो बनाया, फ़िलोसफी पे वीडियो क्या है बनाया, पॉलिटेक्निक साइंस पे वीडियो बनाया, एंड हिंदी पे वीडियो बनाया, लेकिन क्या हुआ कि मैं इकोनॉमिक्स पे वीडियो नहीं बना पाया। तो थिंकिंग तो सब थी, लेकिन तर्क क्या था, ये तीनों तर्क था कि फ़िलोसफी वीडियो बनाया, एंड पॉलिटिकल साइंस पे वीडियो बनाया, हिंदी पे वीडियो बनाया, ये सब क्या है, हमारा तर्क हो गया। मतलब जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वह तर्क है। एंड सारा क्या है, तर्क। सारा तर्क क्या है, थिंकिंग है, लेकिन सारा थिंकिंग तर्क नहीं होता है। मैंने एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो तर्क का उद्देश्य क्या है, तर्क का उद्देश्य क्या है, तर्क का मुख्य उद्देश्य हमें अच्छे तर्क को बुरे तर्क से अलग करने में सक्षम बनाता है। तर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, अच्छे तर्क को बुरे तर्क से अलग करना, ठीक है। तर्क का उद्देश्य क्या रहता है, हमेशा अच्छे तर्क को अलग करना, बुरे तर्क को क्या करना, रिमूव करना। इसका लक्ष्य हमें विश्वसनीय निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए एक ठोस ढांचा प्रदान करना है। मतलब विश्वसनीय निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एक ठोस ढांचा प्रदान करना होता है, ठीक है। एंड तर्क की मानक परिभाषा, तर्क सही विवेचना का सिद्धांत का अध्ययन है। यह मूल्यांकन करता है कि आधार वाक्य के द्वारा निष्कर्ष में समर्थन किस हद तक किया जाता है। तर्क की क्या है, मानक परिभाषा, तर्क सही विवेचना के सिद्धांत का अध्ययन है। तर्क क्या है, एक सही विवेचना के सिद्धांत का अध्ययन है। यह मूल्यांकन करता है कि आधार वाक्य द्वारा निष्कर्ष का समर्थन किस हद तक किया जाता है, ठीक है। एंड हमारा है टॉपिक रहेगा कि तर्क का स्वरूप। तर्क का क्या स्वरूप है, तर्क विवेकपूर्ण चिंतन का ज्ञान, विज्ञान।
तो तर्क का स्वरूप, ठीक है, तर्क का स्वरूप क्या है? तर्क इक्वल टू विवेकपूर्ण चिंतन का विज्ञान, सत्य और वैधता। सत्य क्या है? क्या कि सत्य और वैधता। सत्य है यह कथनों का गुण है। एक कथन सत्य होता है यदि वह वास्तविक से मेल खाता है। मतलब मैं कहूँ कि सारे कुत्ते उड़ सकते हैं, ठीक है, एंड टॉमी क्या है? कुत्ता है। तो क्या होगा कि टॉमी उड़ सकता है, लेकिन ये क्या है? वास्तविकता से किसी तरह से संबंध नहीं रखता है, ठीक है, एंड ये बकवास एक तरह से। तो सत्य एंड वैधता में बहुत ही अंतर है। तो सत्य एंड वैधता में क्या अंतर है या फिर क्या संबंध है, ठीक है। वैधता क्या है? यह तर्क का गुण है, कथनों का नहीं। एक तर्क वैधता होता है यदि उसका निष्कर्ष उसके आधार वाक्यों से अनिवार्य रूप से निकलता है। मैं आपको समझा रहा था कुत्ते का एग्जाम्पल, ठीक है, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कुत्ते का एग्जाम्पल क्या है। तो जैसे कि मैंने बोल दिया कि कुत्ता उड़ सकते हैं, लेकिन वही बोल दिया कि टॉमी कुत्ता है, तो क्या टॉमी उड़ सकते हैं? लेकिन ये बकवास है, ये सत्य से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता है। तो ये क्या होता है? सत्य एंड वैधता यही होता है कि सत्य बिल्कुल भी नहीं है कि कुत्ते उड़ सकते हैं, तो ये बकवास एक तरह से, ठीक है। एंड ये है कि सत्य एक कथन है, गुण है। एक कथन सत्य होता है यदि वह वास्तविकता से मेल खाता है। तर्क हमने दे दिया, लेकिन तर्क को क्या होना चाहिए? वास्तविकता से क्या होना चाहिए? मेल खाना चाहिए। तो वो क्या होता है? सही तर्क होता है, ठीक है। वैधता यह तर्क का गुण है, कथनों का नहीं, ठीक है। एक तर्क वैध होता है यदि उसका निष्कर्ष उसके आधार वाक्यों से अनिवार्य रूप से निकलता है। यानी निष्कर्ष निकलने के बाद क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में पता चलता है। तो क्या कहलाता है? वैधता। एक तर्क वैधता हो सकता है भले ही उसके आधार वाक्य असत्य हो। एक तर्क क्या हो सकता है? वैधता हो सकता है भले ही उसका आधार क्या हो? असत्य हो। यानी वैधता क्या हो सकता है? तर्क हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो असत्य हो, फिर भी वो क्या हो सकता है? वैधता हो सकता है। उसका आधार असत्य होना चाहिए, ठीक है। तर्क का घटक घटक फर्स्ट नंबर है कि आधार। वे कथन जो किसी निष्कर्ष के लिए समर्थन या कारण प्रदान करते हैं। आधार। वे कथन जो किसी निष्कर्ष के लिए समर्थन या कारण प्रदान करते हैं वो क्या कहलाता है? आधार। निष्कर्ष वह कथन जिसकी पुष्टि आधार वाक्य के आधार पर की जाती है। आधार 1 प्लस आधार 2 इक्वल टू निष्कर्ष। यानी एक बात फिर दूसरी बात, उसके दोनों से जो वास्तविक चीज़ें हैं उन दोनों को निकाल करके बाहर निकाल लिया जाए तो वो क्या कहलाता है? निष्कर्ष कहलाता है। जिससे मैंने कुत्ते का एग्जांपल दिया तो वो क्या वास्तविकता से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। वहीं मैं अगर बोलूँगा कि आम पकने के बाद क्या हो जाते हैं? रसीले हो जाते हैं। एंड आम क्या होता है? पपीता होता है। लेकिन पपीता क्या आम है? नहीं, वो गलत हो जाएगा। वहीं आम क्या है? लेकिन ये बात सही है कि आम पकने के बाद क्या हो जाते हैं? रसीले हो जाते हैं। वहीं अगर मैं बोल दिया कि आम पकने के बाद रसीले हो जाते हैं एंड उसके बाद बोल दिया मैंने कि आम जो है गर्मी के दिन में होता है, तो मिलने के बाद क्या निकल जाता है? हाँ, कि आम पकने के बाद रसीले हो जाते हैं एंड वो गर्मी के दिन में होते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? निष्कर्ष निकला, ठीक है। यहाँ पे आज पढ़ेंगे आधार और निष्कर्ष की पहचान कैसे करें। अगर मैंने बोल दिया आधार क्या है, निष्कर्ष क्या है एंड तर्क क्या है, सब तो मैंने देख लिया। एंड आधार और निष्कर्ष का पहचान कैसे करें? कुछ विशेष कुछ विशेष शब्दों से इनका पहचान किया जाता है। निष्कर्ष सूचक संबंध इसलिए अतः इस प्रकार फलता परिणाम स्वरूप, जिसका अर्थ है कि उदाहरण सभी मनुष्य नश्वर हैं और शुक्रात एक मनुष्य है, अंतः शुक्रात नश्वर है। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो देखो यहाँ पे आधार और निष्कर्ष की पहचान कैसे करें। कुछ विशेष शब्दों से इनकी पहचान की जा सकती है। निष्कर्ष सूचक शब्द इसलिए अतः इस प्रकार सफलता परिणाम स्वरूप, जिसका अर्थ है कि
उदाहरण, सभी मनुष्य नश्वर हैं, मतलब सभी मनुष्य मरणशील हैं। सुकरात एक मनुष्य, अतः सुकरात नश्वर है। मतलब कहने का मतलब है, उदाहरण जैसे मैं लूँ कि निष्कर्ष एंड आधार, निष्कर्ष आधार क्या है, एंड मैं बोलूँ कि सभी मनुष्य क्या है, नश्वर है, मतलब सभी मनुष्य मरणशील है। एंड वही मैं बोलूँ शुक्रात क्या है, मनुष्य, शुक्रात क्या है, मनुष्य, एंड मनुष्य नश्वर है। दोनों के मिलाने के बाद क्या निकला कि शुक्रात नश्वर है। समझ में आ गया? यानी ये वाला एक बात, ये वाला एक बात एंड ये वाला एक बात, ठीक है। क्या है, मनुष्य मरणशील है, नश्वर है, ये तो सत्य है। लेकिन सुकरात मनुष्य है, सुकरात नाम का कोई मनुष्य है या नहीं है, ये हो सकता है असत्य हो। यानी बोलने का मतलब है कि असत्य आधार क्यों ना हो, आधार क्या हो, असत्य क्यों नहीं हो, बट जो परिणाम निकले वो सत्य होना चाहिए। परिणाम मतलब एग्जाम्पल लेके ही क्यों ना, लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, ठीक है। ये होता है निष्कर्ष सूचक संबंध, ठीक है, शब्द। एंड आधार सूचक का शब्द क्या है, क्योंकि आधार सूचक शब्द क्या है, क्योंकि चूंकि इस कारण से, जैसे कि दर्शाया गया, उदाहरण सुकरात नश्वर है क्योंकि सभी मनुष्य नश्वर हैं, और सुकरात एक मनुष्य है, तो मतलब कि सुकरात नश्वर है, ये कहाँ से लिया गया, क्योंकि सभी मनुष्य नश्वर हैं, एंड सुकरात क्या है, मनुष्य है, तो इन दोनों को मिला करके ये मैं बोल सकता हूँ कि सुकरात नश्वर है। समझ में आ गया? मुख्य बिंदु की खोज, ठीक है। पूछे कि लोग क्या संबंधित करने की कोशिश कर रहा है, वो मुख्य बिंदु ही निष्कर्ष है। एंड यहाँ पे क्या है, 4 नंबर पॉइंट मारा जाता है, तर्क का प्रकार। तर्क के कितने प्रकार हैं, क्यों हैं, कैसे विभाजित किए गए हैं, वो सब देखते हैं। तर्क को मुख्य रूप से दो प्रमुख श्रेणी में विभाजित किया जाता है, हालांकि इसके अन्य रूप भी हैं। तर्क के दो मुख्य क्या हैं, फर्स्ट है निगमन तर्क एंड दूसरा है आगमन तर्क, ठीक है। दो भाग प्रमुख श्रेणी है। एंड एक्स्ट्रा में क्या है, जो कि अन्य रूप भी हैं, उसमें शामिल है औपचारिक तर्क, प्रतीकात्मक तर्क एंड अनौपचारिक तर्क। आगमन तर्क एंड निगमन तर्क क्या है, वो उसको देखते हैं। एंड अनौपचारिक, औपचारिक एंड प्रतीकात्मक तर्क क्या है, उसको भी देखेंगे। निगमन तर्क में मैं सबको समझाऊं तो निगमन तर्क एंड आगमन तर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 100% है कि शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तर्क क्या है, तर्क सिद्धांत क्या है, एंड निगमन तर्क एंड आगमन तर्क क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। एंड शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि आगमन तर्क एंड निगमन तर्क क्या है, ठीक है। एंड ये भी पूछ सकता है कि निगमन तर्क एंड आगमन तर्क में अंतर क्या है, तो इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। निगमन तर्क, यह एक ऐसा तर्क है जिसमें यदि आधार वाक्य सत्य हो, निष्कर्ष यह सत्य हो, अनिवार्य और निश्चित होता है, यह निश्चित पर आधारित है, निश्चितता पर आधारित है। एंड निगमन तर्क मतलब यह एक ऐसा तर्क है, अर्थ यह एक ऐसा तर्क है जिसमें यदि आधार वाक्य सत्य हो, आधार वाक्य मतलब सत्य हो, ऐसा वर्ड जैसे कि आम पके है, ये क्या है, सत्य है। निष्कर्ष सत्य होना अनिवार्य और निश्चित होता है। एंड आधार ही सत्य हो तो अनिवार्य, सॉरी, निष्कर्ष क्या होता है, अनिवार्य एंड निश्चित होता है। मतलब आधार ही क्या होता है, सत्य, तो आधार ही अगर सत्य होता है तो निष्कर्ष क्या होगा, अनिवार्य निश्चित होता है। यह निश्चितता का आधारित है, निश्चितता पर आधारित है। क्या निश्चितता पर आधारित है, तो सत्य बातें। विशेषताएं, विशेषताएं क्या है, यह असामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, यह असामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। दूसरा विशेषता है निष्कर्ष में कोई नई जानकारी नहीं होती है, वह पहले से ही आधार वाक्य में निहित होती है।
एंड तीसरा नंबर है इसे वैध या अवैध के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना। एंड उदाहरण क्या है, आधार 1, सभी मनुष्य नश्वर हैं, समान नियम। ठीक है, एंड आधार क्या है, शुक्रात एक मनुष्य है, विशिष्ट मामला। ठीक है, निष्कर्ष इसलिए शुक्रात नश्वर है, विशिष्ट निष्कर्ष मतलब कि ये सिंपल मामला है, सिंपल है, सब जानते हैं कि मनुष्य नश्वर होता है, ये सिंपल है। शुक्रात का मनुष्य होना यह कहाँ तक सत्य है, कैसे सत्य है, विशिष्ट मामला है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हाँ सुकरात नाम का कोई मनुष्य है भी या नहीं है। ठीक है, एंड इसलिए सुकरात नश्वर है, विशिष्ट निष्कर्ष मतलब दोनों को मिलाकर करके एक ऐसा निष्कर्ष निकला जो कि थोड़ा सा विशिष्ट है। पहले तो हमें यह पता करना होगा कि सुकरात मनुष्य है भी या नहीं है, एंड इन दोनों को मिलाकर करके एक निकल गया विशिष्ट निष्कर्ष। एंड इस पे ये डिपेंड करता है इस पर कि सुकरात मनुष्य है भी या नहीं है। ठीक है, तो सामान्य से इसमें क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट। एंड नई जानकारी क्या, नई जानकारी शुक्रात मनुष्य का जानकारी। एंड इसमें वैध एंड अवैध के रूप में मूल्यांकित किया जाता है, एंड वैध एंड अवैध के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। ठीक है, सामान्य सिद्धांत सभी मनुष्य नश्वर हैं, विशिष्ट अवलोकन सुकरात एक मनुष्य है, एंड निश्चित निष्कर्ष शुक्रात नश्वर हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ना। ठीक है, ठीक है, एंड आगमन तर्क में देखते हैं, इसे ही क्या बोला जाता है, निगमन तर्क। कहाँ से कहाँ पहुँचे एंड क्या हुआ। यहाँ पे हमने निगमन तर्क के बारे में मैंने बताया कि उसका अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या है, एंड आधार क्या है। एंड ये अगर आप इस तरह से परीक्षा में लिख दोगे तो भाई जितना भी मार्क्स है मतलब कि 5 नंबर का मार्क्स होता है, ठीक है, वो तो 100% देंगे ही अगर इस तरह से सजा करके लिखोगे। तो ज़्यादा किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना है, अगर इतना तुम लिख दोगे तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है, टीचर समझ जाएगा कि बच्चा समझदार है, छोटे से ही लाइन में हर एक चीज़ को मेंशन कर दिया है। तो नेक्स्ट हम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगमन तर्क क्या है, इसका अर्थ क्या है। यह एक ऐसा तर्क है जिसमें आधार वाक्य निष्कर्ष की संभावित बनाते हैं। मतलब नहीं समझाता हूँ मैं। यह एक ऐसा तर्क है जिसमें आधार वाक्य निष्कर्ष को संभावित बनाते हैं, एंड आधार वाक्य को क्या बनाते हैं, निष्कर्ष को संभावित बनाते हैं, लेकिन निश्चित नहीं। यह संभावना पर आधारित हैं। किस पे आधारित हैं, यह आगमन तर्क संभावना पे आधारित हैं। ठीक है, यह क्या करता है, संभावना बनाते हैं, निश्चित संभावना बनाते हैं, एंड संभावित बनाते हैं। ठीक है, एंड ये संभावना पे ही आधारित होते हैं। एंड विशेषताएं क्या है, यह विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। ये कहाँ से जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। निष्कर्ष में आधार वाक्य से अधिक जानकारी होती है। निष्कर्ष में आधार वाक्य से अधिक, निष्कर्ष जो निकलता है उसमें क्या होता है, वाक्य से अधिक जानकारी होती है। इससे मजबूत या कमजोर के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। इसे क्या होता है, जैसे निष्कर्ष निकलेगा वह मजबूत है या फिर कमजोर है, इस रूप में मूल्यांकित किया जाएगा। उदाहरण आधार क्या है, आधार मैंने जो पहला कौवा देखा वह काला था। आधार हुआ कि मैं आपको बता दूं। तो दूसरा आधार क्या है, मैंने जो दूसरा कौवा देखा वह काला था। एंड आधार 3, मैंने अब तक जितने भी कौवे देखे वे सभी काले हैं। मतलब संभावना क्या निकला कि सभी कौवे काले होते हैं, इसलिए संभावित भी ये है कि सभी कौवे काले होते हैं। मैंने बताया आपको, यानी फर्स्ट कौवा देखा मैंने काला, दूसरा कौवा देखा मैंने भी काला, तीसरा देखा मैंने कौवा सभी काले। तो यानी संभावना क्या निकलता है, सभी कौवे काले हैं। इसमें मतलब कि संभावना से ज़्यादा जानकारी है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या है, संभावना से ज़्यादा जानकारी है। एंड ये क्या है, बहुत ही मजबूत जानकारी है, एंड ये बहुत ही मजबूत संभावना है। एंड आगमन तर्क का मतलब है कि ये अधिक कल्पना से ज़्यादा सही बातें, एंड संभावना से ज़्यादा सही जानकारी, एंड मजबूत है या कमज़ोर है वो देखना, एंड जानकारी देखना कि सत्य है या गलत है। एंड
संभावित सामान्य निष्कर्ष सभी कौवे काले होते हैं। एंड कौवा फर्स्ट काला है, दूसरा कौवा काला है। एंड एन कौवे मतलब सभी कौवे काले हैं। ठीक है। एंड अन्य प्रकार देखते हैं जो हमने लिखा था, औपचारिक, अनौपचारिक, प्रतीकात्मक, गणितीय तर्क क्या है। आगमनात्मक तर्क यह तर्क के संरचना एंड रूप पर ध्यान केंद्रित करता है। एंड ये क्या करता है, तर्क के संरचना, मैंने जो स्टेटमेंट दिया उसकी संरचना रूप पर ध्यान केंद्रित करता है, सामग्री पर नहीं बल्कि संरचना एंड रूप पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रतीकात्मक तर्क इसका एक उदाहरण है। प्रतीकात्मक तर्क मैंने आपको पहले बताया था, प्रतीकात्मक तर्क मतलब क्या होता है। प्रतीकात्मक तर्क इसका क्या है, एक उदाहरण है। एंड अनौपचारिक तर्क यह रोजमर्रा भाषा में दिए गए तर्कों का विश्लेषणात्मक करता है। इसमें तर्कों की सामग्री और संदर्भ महत्व होते हैं। मतलब फर्स्ट हमारा क्या था, औपचारिक तर्क। औपचारिक तर्क में जो तर्क हमने दिया उसकी संरचना एंड रूपरेखा क्या होता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है। एंड अनौपचारिक तर्क में क्या होता है, रोजमर्रा जो भाषा यूज किया जाता है उसकी सामग्री एंड संदर्भ महत्व होते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, प्रतीकात्मक गणितीय तर्क। प्रतीकात्मक गणितीय तर्क मतलब तार्किक संबंधों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करता है। जैसे P से Q उल्टा दिया जाए तो। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताऊं तो प्रतीकात्मक तर्क यानी गणितीय तर्क मतलब तार्किक संबंधों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की प्रतीकों को उपयोग करता है, यानी गणितीय शब्दों को उपयोग किया जाता है। ठीक है। मुख्य निष्कर्ष क्या है, निगमनात्मक तर्क वह तर्क जिसमें निष्कर्ष आधार वाक्यों से आवश्यक रूप से निकलता है। निश्चितता, निगमन तर्क वह तर्क जिसमें निष्कर्ष आधार वाक्यों से आवश्यक रूप से निकलता है। आगमन तर्क वह तर्क जिसमें आधार वाक्य निष्कर्ष को केवल संभावित बनाते हैं। मैंने आपको बता दिया आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क का परिभाषा दे दिया। एंड अन्य तर्क क्या हो सकते हैं, प्रतीकात्मक तर्क, औपचारिकात्मक तर्क एंड प्रतीकात्मक गणितीय तर्क सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। तुलना, तालिका, निगमनात्मक बनाम आगमनात्मक तर्क। आधार क्या है, प्रभाव। आधार ये प्रभाव रहेगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमन तर्क में एंड आगमन तर्क में क्या रहेगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है। एंड निष्कर्ष क्या निकलेगा, निश्चित होना चाहिए निगमन तर्क में। एंड आगमन तर्क में क्या होना चाहिए, संभावित होना चाहिए। एंड मूल्यांकन क्या रहेगा, वैध या अवैध। एंड आगमनात्मक तर्क में क्या रहेगा, मूल्यांकन कमजोर एंड मजबूत। ठीक है। एंड जानकारी क्या रहेगा, निष्कर्ष के आधार पर निहित होता है एंड निष्कर्ष नहीं जानकारी होती है। ठीक है। उदाहरण क्या होना चाहिए, सभी मनुष्य नश्वर हैं इसलिए सुकरात नश्वर है। सभी देखे गए कौवे काले हैं इसलिए सभी कौवे काले हैं। उदाहरण के अनुसार मैंने आपको बताया। ठीक है। एंड आप यहाँ से देख लो। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिया। इतने स्टडी के बाद, इतने पढ़ाई जो मैंने समझाया, सिखाया, बताया, उसके अनुसार ये सबको क्या करना, खुद से एक्सप्लेन करना है। एंड ये तुम्हारा क्या होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न जो कि तुम्हारे एग्जाम में जहाँ तक मुझे लगता है कि 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं कुछ और यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन मिक्स करके। ठीक है। एंड हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी इस तरह के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को मिक्स करके बोल देगा कि व्याख्या कीजिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर के भी आ सकते हैं। तो ये क्या है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन तो है ही है एंड पूछे जा भी सकते हैं, ये वो क्वेश्चन है। एंड ये पूछे भी गए हैं वो क्वेश्चन है। एंड फिलोसफी से जहाँ तक मुझे लगता है एंड जहाँ तक मैंने स्टडी एंड जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड किसी तरह का भी एग्ज़ाम होगा, किसी तरह से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएं एंड ये अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को तुम लोग तैयार करके ही जाना। एंड लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दे दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन ये सब आते हैं। एंड
परीक्षा में कैसे लिखना है तो वो मैं बता दूं। पहले परिभाषा से शुरुआत करना तुम लोगों को, हमेशा शब्द को मतलब परिभाषा करते हुए शुरू करना है। बिंदुवत प्रयोग में लिखना है, पॉइंट दे दे करके लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने इस अपने नोट्स को डिजाइन किया हुआ है। एंड उदाहरण तो देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सरल एंड सटीक, ज़्यादा लॉजिक, ज़्यादा रिझाव उझा करके नहीं लिखना। एंड डायग्राम, जैसे मैंने चार्ट मैंने बताया था, ये वाला चार्ट मैंने बताया था। एंड जिस तरह से तुम लोग बॉक्स के अंदर कवर करते हो, बॉक्स के अंदर कवर कर लेना, थोड़ा बहुत चार्ट बनाना, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे सकते हो। मुख्य बिंदु क्या है, रैखिकात्मक का प्रयोग करना। एंड कुछ कुछ लिख करके तुम इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हो, जिससे कि लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताया गया है। एंड इस तरह से तुम अपने एग्जाम में लिखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स पा सकते हो। एंड हमने इस क्वेश्चन को क्या करना, तुम प्रैक्टिस करके ही जाना। एंड ये सब ने मैंने जो बताया अभी, उसको क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना इस तरह से। एंड एक बार क्या कर लेना, तुम लोग रिवीजन कर लेना। एंड तुम लोग को लगता है कि भैया हाँ ये हमको पीडीएफ या नोट्स चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल क्या है मैं आपको बता दूं, तो तुम जाकर के सर्च करना, टेंथ ट्वेल्थ TH दे कर करके, ठीक है। एंड हैंड रिटन PDF टेक्स्ट करना, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेना फटाफट, मैं तुमको वहीं पे सारा तुमको PDF मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट क्या है, विचार, तर्क विचार का दिशा यंत्र, ठीक है। ये तुम खुद पढ़ लेना, ये फिर मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। फिर से पढ़ देता हूँ मैं। तर्क दर्शन हमें केवल यह नहीं सिखाता कि कैसे बहस जीतें, बल्कि यह सिखाता है कि कैसे स्पष्ट, सुसंगता और प्रभावी ढंग से सोचा जाए। यह ज्ञान की किसी भी खोज के लिए एक अनिवार्य कौशल है। मतलब मैं फ़िलोसफी के मैं बारे में बताऊं तो फ़िलोसफी के अंतर्गत साइंस आती है, आर्ट्स आती है, मतलब हर एक चीज़ आती है। कहाँ पे किस तरह से तुम्हें बोलना है, कहाँ पे किस तरह से तुमको सोचना है, यह बहस नहीं करना, मतलब हर एक सटीक एंड सही जानकारी को प्रेजेंट कर करके जीत हासिल करना है। एंड जितने भी कंटेंट क्रिएटर एंड तुम देख सकते हो कि जितने भी तुमको कम्युनिकेटर जो बहुत ही अच्छे मास्टर एंड बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स उसका बेटर है, तो वो समझ लो कि फ़िलोसफी के मास्टर हैं। मतलब कि वो उसके बहुत ही अच्छे से बोलना एंड बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किसी चीज़ को करने के लिए आता है उसे। समझ सकते हो मैं क्या बता रहा हूँ। तो फिलोसफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक में, जहाँ तक मुझे लगता है मैं 2 से 3 साल पहले फिलोसफी के बारे में जानता भी नहीं था फिलोसफी क्या है। एंड जब पता चला कि फिलोसफी में ये है, जब तुम जानोगे फिलोसफी क्या है, तो भाई तुमको इंटरेस्ट जग जाएगी। एंड जितना पढ़ोगे उतना डीपली के अंदर चले जाते जाओगे। एंड ये सब के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई इस तरह का अगर वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड जितने भी स्टूडेंट आए हुए हो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की जानकारी। एंड तुम क्या करो, प्रोफाइल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में मैं बहुत ही सारा क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव मैं बताता रहता हूँ, तो वो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। एंड 5 से 10 सेकंड के वीडियो में लगभग आप लोगों को कम से कम 50 से 100 ऑब्जेक्टिव MCQ एक ओवरव्यू दिख जाएगा, ठीक है। तो फॉलो कर, थोड़ा सा मतलब सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर ही लेना भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।